समुद्र की गहराइयों में जो हमने अब तक देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस दुनिया में जहां रहते हैं असली राक्षस। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं रोशनी गायब होने लगती है और फिर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जहां हर परछाई कुछ छुपा रही होती है। सबसे पहले आपका सामना होता है एक ऐसे शिकारी से जो अंधेरे में खुद रोशनी बनता है। एंगलर फिश। इसके सिर पर एक चमकती हुई लाइट होती है जो मासूम शिकार को अपनी तरफ खींचती है, और जैसे ही शिकार पास आता है एक ही झटके में सब खत्म। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, और गहराई में एक और डरावना जीव आपका इंतजार कर रहा है। गल्पर ई। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता है। इसकी आंखें छोटी हैं, लेकिन इसका हमला कभी नहीं चूकता। अब आप मिलते हैं समुद्र के सबसे खतरनाक दांतों वाले शिकारी से, वाइपर फिश। इसके दांत इतने लंबे और नुकीले होते हैं कि इसका मुंह भी पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। ये अंधेरे में छुपकर अचानक हमला करता है और शिकार को कोई मौका नहीं देता। लेकिन असली डर अभी बाकी है, और भी गहराई में जहां इंसान कभी नहीं पहुंच पाया, वहां कुछ ऐसा मौजूद है जिसे देखकर दिल रुक जाए। जायंट स्क्विड। एक विशाल राक्षस जिसके लंबे लंबे टेंटेकल्स अपने शिकार को जकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे खत्म कर देते हैं। कहते हैं कि समुद्र में इससे भी बड़े जीव मौजूद हो सकते हैं, ऐसे जीव जिन्हें इंसान ने आज तक देखा ही नहीं। शायद वो अभी भी अंधेरे में छुपे हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी के उनके करीब आने का। समुद्र की गहराई एक ऐसी जगह है जहां हर आवाज आपकी आखिरी आवाज हो सकती है, और हर परछाई आपका आखिरी डर। समुद्र के अंदर आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि कोई हमेशा आपको देख रहा होता है। समुद्र बाहर से शांत दिखता है, लेकिन इसकी गहराइयों में ऐसी चीजें छुपी हैं जिन्हें देखकर इंसान पागल भी हो सकता है। पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, और हैरानी की बात यह है कि हमने अभी तक इसका सिर्फ 5% ही खोजा है। बाकी 95% आज भी अंधेरे में छुपा हुआ है। प्रशांत महासागर इतना विशाल कि इसमें पूरी दुनिया समा सकती है। जहां सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है, वहीं से शुरू होती है असली खौफनाक दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर जीव आपके सबसे बुरे सपने जैसा लगता है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान का शरीर कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकता है, और इसी अंधेरे में छुपा है दुनिया का सबसे गहरा स्थान, मरियाना ट्रेंच। इतना गहरा कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो वो भी पूरी तरह गायब हो जाएगा।
लेकिन असली डर यहाँ के जीवों में छुपा है। कुछ मछलियां ऐसी हैं जो खुद अंधेरे में रोशनी पैदा करती हैं। कुछ के दांत इतने बड़े होते हैं कि वो अपने शिकार को एक ही बार में खत्म कर देती हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो आज तक इंसानों के सामने आए ही नहीं। साल 1960 में 2 इंसान पहली बार इतनी गहराई तक पहुंचे। उन्होंने जो देखा वो आज भी एक रहस्य है। उन्होंने बताया कि एक विशाल छाया उनके सबमरीन के पास से गुजरी, इतनी बड़ी कि उसे समझ पाना नामुमकिन था। क्या वो कोई अनजान जीव था या कुछ और? लेकिन खतरा सिर्फ गहराइयों में नहीं है। समुद्र की सतह पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका जहां जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। कई पायलट्स ने बताया कि उनके उपकरण अचानक बंद हो जाते हैं और फिर सब कुछ अंधेरे में खो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे एक खोया हुआ शहर भी है। अटलांटिस एक ऐसी सभ्यता जो अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके निशान आज भी गहराइयों में छुपे हैं। और शायद वो अभी भी वहीं मौजूद है। समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर पल कुछ अनजान, कुछ खतरनाक आपका इंतजार कर रहा है। हमने अंतरिक्ष को समझने की कोशिश की है, लेकिन अपने ही समुद्र को अभी तक नहीं समझ पाए। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां बर्फीली हवाएं हर वक्त चीखती रहती हैं और हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता है, वहीं छुपा है एक ऐसा राज जो इंसान की सोच से भी परे है। साल 1998 में कुछ ट्रैकर्स का एक ग्रुप इस रहस्यमयी दुनिया को खोजने निकला। उनका लक्ष्य था रूपकुंड झील, एक ऐसी झील जिसे लोग स्केल्टन लेक के नाम से जानते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनकी सांसें रुक गईं। झील के अंदर और उसके किनारों पर सैकड़ों इंसानों के कंकाल पड़े थे। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी चीख रही थी। ये लोग कौन थे और एक साथ उनकी मौत कैसे हुई? वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा डरावना था। करीब 1200 साल पहले यहां अचानक आसमान से बहुत बड़े बड़े ओले गिरे थे, इतने बड़े कि इंसान का सिर फोड़ दें। और उसी भयानक तूफान में ये सभी लोग मारे गए। लेकिन हिमालय के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां एक अजीब प्राणी देखा है। यति एक विशाल रहस्यमयी जीव जो इंसानों से दूर बर्फ में छुपा रहता है। कहते हैं जो भी इसे खोजने गया वो कभी वापस नहीं आया, या अगर आया भी तो पहले जैसा नहीं रहा। हिमालय की गुफाओं में आज भी कुछ साधु रहते हैं जो सालों से
कठोर तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है उन्हें भविष्य देखने की शक्ति है और वो बिना खाए पिए सालों तक जीवित रह सकते हैं। हिमालय आज भी अपने अंदर हजारों अनकहे राज छुपाए बैठा है। हर साल लोग यहां आते हैं, कुछ खोजने, कुछ साबित करने, लेकिन हिमालय हमेशा जीतता है, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ रहस्य ही बने रहना चाहते हैं। हिमालय सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसा राज है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जो विशाल पहाड़ों को बीच से चीरकर अपना रास्ता बनाती है, या फिर मतलब एक ऐसी नदी जो 500 किलोमीटर बहने के बाद अचानक जमीन में ही गायब हो जाती है। हाँ, और वो कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, या फिर जैसे कोई ऐसी नदी जो अपने साथ इतना मलबा ले आए कि खुद अपना ही रास्ता ब्लॉक कर दे, बिल्कुल मतलब भयंकर तबाही मचा दे। नदियां किसी भी देश के रक्त संचार तंत्र यानी एक तरह तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होती हैं। कुछ बहुत ही शांत और जीवनदायिनी होती हैं, तो कुछ इतनी बागी होती हैं कि पूरा भूगोल ही बदल देती हैं। एकदम सही तुलना है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की कुछ ऐसी ही प्रमुख और बहुत ही विशिष्ट नदियों के पीछे के विज्ञान, उनके इतिहास और पारिस्थितिकी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस डीप ड्राइव का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, बल्कि हमें यह समझना है कि एक नदी भ्रंश घाटी में क्यों बहती है, या किसी नदी को जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है। जी हाँ, और ये चर्चा खासतौर पर उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब परीक्षाओं में सीधे सवाल नहीं आते हैं। हाँ, मतलब अब उन्हें रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। अब सवाल नदियों के व्यवहार पर होते हैं। हमारा उद्देश्य उस भौगोलिक क्यों और कैसे को समझना है, क्योंकि ये नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं हैं। मतलब ये पहाड़ों की प्राकृतिक आरी हैं, सदियों पुराने व्यापारिक मार्ग हैं और कई बार औद्योगिकरण के शिकार भी हैं। तो चलिए इन भौगोलिक रहस्यों को अनपैक करते हैं। शुरुआत उन विशाल हिमालय नदियों से करते हैं जो भारत के बाहर से आती हैं। शुरुआत में सबसे पहला नाम है सतलुज नदी का। हाँ, सतलज बहुत ही खास है। मतलब इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास जो रास्ताल है, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, वहां से होता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई शिप्कीला के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कुल लंबाई लगभग 1500 किमी है। जी, ये इसका बेसिक मार्क है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्रोत कहता है कि सतलुज हिमालय की विशाल श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज या कहें महाखंड बनाती है। मुझे यह समझ नहीं आता कि एक नदी इतने विशाल पहाड़ को कैसे काट सकती है। मतलब पहाड़ तो नदी से ज्यादा मजबूत होता है ना। अच्छा, यही तो भूगोल का सबसे दिलचस्प पहलू छिपा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर एक शब्द आता है, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर। सतलज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी मतलब जो पहले से हो, एकदम सटीक। जब हम कहते हैं कि यह पहाड़ को काटती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहाड़ पहले से खड़ा था और नदी ने आकर उसे तोड़ दिया, बल्कि सच्चाई यह है कि उन सतलज नदी हिमालय के बनने से भी पहले से वहां बह रही है। अरे एक मिनट, नदी पहाड़ से पुरानी है, यह कैसे संभव है? हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है।
करोड़ों साल पहले जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई तो हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। वो पहाड़ बहुत धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठ रहा था। अच्छा, और नदी वहीं थी। बिल्कुल। उस समय सतलज अपने रास्ते पर बह रही थी। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठी, नदी के पानी के तेज बहाव ने उसे उसी दर से काटना शुरू कर दिया। मतलब नदी अपनी जगह पर बनी रही और उसके दोनों तरफ के पहाड़ ऊंचे होते गए। क्या बात है! मतलब नदी ने पहाड़ को उठने तो दिया, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलने दिया। जी हाँ। लाखों सालों की इस प्रक्रिया ने एक बहुत गहरी खाई यानी गॉर्ज का रूप ले लिया। शिपकिला दर्रे के पास जो गॉर्ज है, वो इसी लगातार कटान का नतीजा है। यह वाकई हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है। एक प्राकृतिक आरी जो कभी रुकी ही नहीं। अच्छा, अब इसी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली एक और नदी की बात करते हैं जो अपना रास्ता बदलने के लिए ही कुख्यात है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार यह नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में 3 मुख्य धाराओं सुनकोसी, अरुणकोसी और तमोर कोसी के संगम से बनती है। वैसे कुल 7 धाराएं हैं और 720 किमी का सफर तय करके यह बिहार के कुर्सेला जो कटिहार के पास है, वहां गंगा में मिल जाती है। हाँ, इसका मार्ग बहुत ही अस्थिर है। इसे देखकर मुझे हाईवे पर चलने वाले एक ऐसे बेचैन यात्री की याद आती है, मतलब जिसे एक लेन में चलना बर्दाश्त ही नहीं है। वो बार बार लेन बदलता है और एक्सीडेंट करवाता है। बहुत ही सही एनालॉजी है। तो मैं यह सोच रहा था कि क्या कोसी का यह मार्ग बदलना सिर्फ उसका प्राकृतिक स्वभाव है या ऊंचाई से आने वाली इन 7 तेज धाराओं का कोई विज्ञान है जो इसे इतना विनाशकारी बनाता है। देखिए, कोसी का यह व्यवहार पूरी तरह से ढलान और भौतिकी के नियमों पर आधारित है। जब ये 7 धाराएं हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई और खड़ी ढलान से नीचे उतरती हैं, तो पानी की गति बहुत प्रचंड होती है। जाहिर है, ऊपर से आ रही है तो स्पीड होगी। हाँ, और गति तेज होने के कारण यह अपने साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी यानी सिल्ट बहाकर लाती है। लेकिन जैसे ही कोसी नेपाल के पहाड़ों को छोड़कर बिहार के समतल मैदानों में प्रवेश करती है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ढलान अचानक खत्म हो जाती है और ढलान खत्म होने से पानी की गति कम हो जाती होगी। एकदम सही। और जैसे ही पानी की गति कम होती है, उसके अंदर उस भारी गाद को बहाकर ले जाने की ताकत नहीं बचती। वह सारा सिल्ट नदी के तल में वहीं जमा होने लगता है। अच्छा, मतलब वो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। बिल्कुल। धीरे धीरे वह जमाव इतना बढ़ जाता है कि नदी का अपना ही रास्ता रुक जाता है। अब पानी तो पीछे से आ ही रहा है। उसे कहीं तो जाना है, तो पानी उस गाद के ढेर को छोड़कर अगल बगल के नए रास्तों से बहने लगता है, जिसे हम मार्ग बदलना या विसर्पण कहते हैं। जी। और क्योंकि यह मैदानों में होता है जहां घनी आबादी है, इसलिए यह अचानक आई बाढ़ बहुत विनाशकारी साबित होती है। मतलब कोसी नदी का खुद का पानी और उसकी लाई हुई गाद ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। खैर, हिमालय क्षेत्र से ही एक और महत्वपूर्ण नदी का जिक्र स्रोत में है, सोन नदी। हाँ, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बिल्कुल, यह अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह प्रायद्वीप के ढलान को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन तो अब प्राकृतिक बाढ़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूर्वी पठारों की ओर चलते हैं।
जहां प्रकृति का नहीं बल्कि इंसान का किया हुआ विनाश दिखता है। बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी का अध्ययन पर्यावरण और आर्थिक भूगोल दोनों के लिए बहुत अहम है, खासतौर पर यूपीएससी के छात्रों के लिए। हाँ, स्रोत के अनुसार इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार की खमारपाट पहाड़ी से होता है। 541 किमी लंबी यह नदी बराकर, जमुनिया और बारकी जैसी सहायक नदियों के साथ बहती है और अंत में यह रूपनारायण नदी का पानी समेटते हुए कोलकाता से लगभग 48 किमी दक्षिण में हुगली नदी में मिल जाती है। राइट। लेकिन यहाँ एक तकनीकी शब्द आया है कि यह एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इससे पहले कि हम इसके विनाश की बात करें, क्या हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि एक सामान्य घाटी और भ्रंश घाटी में क्या अंतर होता है? यह बहुत ही जरूरी सवाल है। सामान्य घाटियां जैसे कि अभी हमने सतलुज या कोसी के मामले में देखा, वह नदी के पानी द्वारा पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं। उन्हें वी आकार की घाटियां कहते हैं। हाँ, वो नदी खुद बनाती है, बिल्कुल, लेकिन भ्रंश घाटी नदी नहीं बनाती। यह टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनती है। जब जमीन के दो समानांतर हिस्से अपनी जगह पर रहते हैं और उनके बीच का हिस्सा धंस जाता है, एक दरार या खंदक की तरह, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां भी इसी तरह की रिफ्ट वैली में बहती हैं। अच्छा, तो दामोदर नदी भी ऐसी ही एक प्राकृतिक रूप से बनी दरार से होकर गुजरती है। जी हाँ, यह दरार ही इस नदी का रास्ता तय करती है। समझ गया? और ऐतिहासिक रूप से यह नदी बहुत समृद्ध रही है। 1881 में इसी दामोदर नदी से ईडन नहर निकाली गई थी, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी थी। लेकिन यहीं एक भयंकर विरोधाभास देखने को मिलता है। आप बंगाल का शोक और उस जैविक मरुस्थल की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। जिस नदी ने कभी पूरे क्षेत्र को पोषित किया, उसे न सिर्फ बंगाल का शोक कहा गया, बल्कि आज के समय में गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच का 300 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से एक जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट बन चुका है। मैं यहाँ रुककर इस पर जोर देना चाहूंगा। हाँ, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। मतलब मरुस्थल सुनते ही हमारे दिमाग में रेत, सूखा और पानी की कमी आती है। पानी से लबालब भरी हुई एक बहती नदी मरुस्थल कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें पर्यावरण भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को समझना होगा। जैविक मरुस्थल का मतलब यह नहीं है कि वहां पानी नहीं है। इसका मतलब है कि उस पानी में अब जीवन नहीं है। जीवन नहीं है मतलब प्रदूषण की वजह से। जी, छोटा नागपुर पठार और दुर्गापुर का क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला और औद्योगिक हब है। दशकों तक इन कारखानों का बिना उपचार किया हुआ कचरा, जहरीले रसायन और कोयले की राख सीधे दामोदर नदी में डंप की गई। एक मिनट, तो क्या उस कचरे ने नदी के जीवों को सीधा जहर देकर मार दिया? कुछ हद तक जहर ने असर किया, लेकिन मुख्य कारण कुछ और है। जब बहुत अधिक जैविक और रासायनिक कचरा पानी में जाता है, तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उस कचरे को सड़ाने या विघटित करने का काम करते हैं। अच्छा, तो वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में वे बैक्टीरिया पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का तेजी से इस्तेमाल करते हैं। इसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना कहते हैं। जब कचरा इतना ज्यादा हो जाए कि बैक्टीरिया सारी ऑक्सीजन सोख लें, तो पानी में मछलियों और जलीय पौधों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बचती ही नहीं है। अरे बाप रे! हाँ,
बिना ऑक्सीजन के वे सब दम घुटने से मर जाते हैं। पानी तो बह रहा है, लेकिन वह एक मुर्दा पानी है। इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह वाकई में विकास की एक बहुत ही खौफनाक कीमत है जो इस नदी ने चुकाई है। एक पूरी की पूरी इकोलॉजी हमने ऑक्सीजन की कमी से खत्म कर दी। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम टॉपिक है। बिल्कुल। चलिए पूर्वी पठारों के इस दुखद सच से निकलकर अब हम सीधे सुदूर उत्तर की ओर मुड़ते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के उन दुर्गम पहाड़ों की ओर जहां नदियां सिर्फ घाटियां नहीं बनाती बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास और व्यापार को भी दिशा देती थी। हाँ, उत्तर भारत का ड्रेनेज जाल बहुत ही जटिल और रोचक है। शुरुआत करते हैं झेलम नदी से। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बेरीनाग झील से निकलती है। समुद्र ऊपर से शांत, लेकिन अंदर छुपा है मौत का राज। कहते हैं कि समुद्र की गहराई में आज भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं समझ पाया। एक बार कुछ खोजकर्ता समुद्र की सबसे गहरी जगह पर गए, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। जैसे ही उनका सबमरीन नीचे उतरा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उनके कैमरे में कुछ हिलता हुआ दिखा। वो कोई मछली नहीं थी, वो कुछ बहुत बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका आकार एक इमारत जितना था। सबमरीन के आसपास अचानक अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। और फिर एक जोरदार झटका लगा। कैमरा बंद हो गया और संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद वो सबमरीन समुद्र की सतह पर मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और आज भी समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा है जो इंसानों का इंतजार कर रहा है। समुद्र, जहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि छुपे हैं ऐसे राक्षस जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सालों पहले एक विशाल जहाज रात के अंधेरे में सफर कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी और आसमान में काले बादल। अचानक समुद्र की लहरें अजीब तरीके से हिलने लगीं, जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा जाग गया हो। जहाज के कप्तान ने दूर देखा। पानी के अंदर कुछ हिल रहा था। और फिर एक विशाल टेंटेकल भुजा पानी से बाहर आया। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो एक समुद्री राक्षस था। उसकी लंबाई जहाज से भी ज्यादा थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक उसने जहाज को जकड़ लिया। लोग चिल्लाने लगे। हर तरफ अफरातफरी मच गई। जहाज धीरे धीरे पानी में खींचने लगा और फिर कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज समुद्र के अंदर गायब हो गया। अगले दिन समुद्र शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पानी के अंदर वो राक्षस अभी भी जिंदा है और अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। समुद्र की गहराई में जहां अंधेरा ही अंधेरा है, कहते हैं वहां एक खोया हुआ शहर छुपा है, जिसे लोग एटलांटिस कहते हैं। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अचानक गायब हो गया था। लेकिन क्या वो सच में गायब हुआ या आज भी समुद्र के नीचे जिंदा है? कुछ वैज्ञानिक एक मिशन पर निकले इस रहस्य को जानने के लिए। उनका सबमरीन धीरे धीरे गहराई में उतर रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा और खामोशी। अचानक उनके सामने कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे कोई शहर रोशनी में डूबा हो। जैसे जैसे वो पास गए, उन्हें विशाल इमारतें दिखने लगीं, टूटी हुई मूर्तियां और पत्थरों पर अजीब चिन्ह। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। अचानक उनके उपकरण बंद होने लगे।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। और तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। और फिर उन्होंने कुछ देखा। कोई वहां था, एक इंसान जैसा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सबमरीन के अंदर डर फैल गया। और तभी सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया। कुछ घंटों बाद सबमरीन वापस मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और आज भी समुद्र की गहराई में वो खोया हुआ शहर किसी का इंतजार कर रहा है।